Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 17th January 2022 and today's important nursing MCQs are: first question, एंटी-हेलमिंथिक एनीमा इज। आपको बताना है एंटी हेलमिंथिक एनीमा किस कंडीशन में लगाया जाता है। ऑप्शन ए, द एनीमा गिवन टू सॉफ्टन हार्ड फीकल मैटर, हार्ड स्टूल को सॉफ्ट बनाने के लिए। द एनीमा गिवन टू डिस्ट्रॉय द इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, पेट में मौजूद पैरासाइट्स को किल करने के लिए। ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों के लिए। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई भी नहीं। एंटी हेलमिंथिक एनीमा क्यों लगाया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, एंटी हेलमिंथिक एनीमा इंटेस्टाइन में मौजूद पैरासाइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेट में यदि कीड़े हैं, पैरासाइट्स हैं, तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एनीमा काम में लिया जाता है उसे हम एंटी हेलमिंथिक एनीमा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इवैक्यूएंट एनीमा इज। आपको बताना है इवैक्यूएंट एनीमा क्या है। इट इज यूज्ड एज अ एस्ट्रीजेंट एनीमा, सीडेटिव एनीमा, कोल्ड एनीमा या फिर रिटेन्ड एनीमा। इन चारों में से उस एनीमा टाइप को सेलेक्ट करें जो कि इवैक्यूएंट एनीमा का टाइप है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इवैक्यूएंट एनीमा कोल्ड एनीमा से रिलेटेड है। आइए इसके बारे में और जान लें। कोल्ड एनीमा इज यूज्ड टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग हाई फीवर एंड हीट स्ट्रोक। अगर किसी पेशेंट को हाई फीवर है या उसे अगर हीट स्ट्रोक हो गया है यानी लू लग गई है, तो उसके बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए आप कोल्ड एनीमा का इस्तेमाल करते हैं, इवैक्यूएंट एनीमा का इस्तेमाल करते हैं। इवैक्यूएंट एनीमा ऐसा एनीमा टाइप है जिसमें कंटिन्यूअसली फ्लूइड को रेक्टम के थ्रू इंस किया जाता है और फ्लूइड ड्रेन आउट होता है। सो दिस इज अ कोल्ड एनीमा। Hypothermia and abdominal cramps are common complication of cold enema. याद रखिएगा, कोल्ड एनीमा या इवैक्यूएंट एनीमा देने पर हाइपोथर्मिया और एब्डोमिनल क्रैम्प्स मोस्टली एज अ कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। इसके अलावा जब भी आप एनीमा देंगे पेशेंट को तो हमेशा लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे, यानी बाईं करवट पर लिटाएंगे और एनस से एनीमा कैन की हाइट मैक्सिमम 18 इंचेस या 45 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉज ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। PEM का कॉज आपको बताना है। पॉवर्टी, लार्ज साइज फैमिलीज, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन या फिर ऑप्शन ए एंड सी बोथ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा कारण है पॉवर्टी यानी गरीबी। उसके अलावा पेशेंट में यदि फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं तो वहां पर भी PEM देखा जाता है। पॉवर्टी, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इलिटरेसी,
frequent disease condition are the main cause of protein energy malnutrition disease। ये 4 इंपॉर्टेंट कॉज हैं जो कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को आप फर्दर क्वाशियोर्कर और मेरास्मस में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑस्टियोमलेशिया इज यूजुअली सीन इन। ऑस्टियोमलेशिया डिजीज सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? बिलो 5 ईयर्स चाइल्ड, अबव 5 ईयर्स चाइल्ड, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशनल वुमेन, 12 एंड 14 ईयर्स चिल्ड्रन। किस सिचुएशन में, किस एज ग्रुप में ऑस्टियोमलेशिया देखा जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑस्टियोमलेशिया एक बोन डिसऑर्डर है जो कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के समय सबसे ज़्यादा देखा जाता है। आइए इसके बारे में जान लें। ऑस्टियोमलेशिया यूजुअली सीन इन अडल्ट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। Calcium requirement will be increased, and that's why pregnant and lactating women may prone to have osteomalacia, and rickets is usually seen into the children। देखिए, ऑस्टियोमलेशिया एक बोन डिसऑर्डर है जो कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। जब वुमेन प्रेगनेंसी स्टेज में होती है या लैक्टेशनल पीरियड में होती है तो उस दौरान वुमेन में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और अगर उसे उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार कैल्शियम ना मिल पाए तो उसमें ऑस्टियोमलेशिया डिजीज़ हो जाता है, और इस डिजीज़ की कमी के कारण वुमेन की जो बोन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है तो उससे भी ये सेम डिजीज़ होगा, और बच्चों में इसे रिकेट्स नाम से जाना जाता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 5, एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्यूपेशनल हजार्ड इज। आपको बताना है ऑक्यूपेशनल हजार्ड का एग्जाम्पल कौन सा है? सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ल्यूपस, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटस, या फिर सिलिकोसिस। विच वन इज अ एग्जाम्पल ऑफ ऑक्यूपेशनल हजार्ड? The right answer is option D, silicosis। सिलिकोसिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ ऑक्यूपेशनल हजार्ड। आइए इसके बारे में और जान लें। एन ऑक्यूपेशनल हजार्ड इज अ हजार्ड एक्सपीरियंस्ड इन द वर्क प्लेस। ऑक्यूपेशनल हजार्ड का मतलब है कि आप जिस जगह पर काम करते हैं, जो आपका ऑक्यूपेशन है, उस ऑक्यूपेशन के कारण होने वाले डिजीज कंडीशन। Occupational hazard can encompasses many type of hazards including chemical hazards, biological hazard, psychosocial hazard, physical hazard। हम occupational hazards को, workplace hazards को कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें 4 मेजर कैटेगरीज आती हैं: केमिकल hazards, biological hazards, psychosocial hazard एंड फिजिकल हजार्ड। अब बात करते हैं ऑप्शन में जिसे हमने सही आंसर माना था, सिलिकोसिस की। सिलिकोसिस आखिर है क्या? सिलिकोसिस इज अ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज caused by the breathing in tiny bits of silica, a common mineral found into the type of rocks and soil। सिलिकोसिस जो है लंग्स डिजीज है, फेफड़ों की बीमारी है। सिलिका एक विशेष प्रकार का मिनरल है जो कि मिट्टी में और पत्थरों में पाया जाता है। जब कोई पर्सन मिट्टी या पत्थरों से संबंधित काम को कई वर्षों तक लगातार करता है
तो ये सिलिका नामक मिनरल उसके लंग्स की इंटरस्टिशियल स्पेस में जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है और फिर उसे लंग्स की ये डिजीज सिलिकोसिस हो जाती है। ओवर टाइम एक्सपोजर टू सिलिका पार्टिकल्स कॉजेस परमानेंट लंग स्कैरिंग, कॉजेस पल्मोनरी फाइब्रोसिस। सिलिकोसिस ट्रीटमेंट की वजह सिलिकोसिस डिजीज की वजह से पेशेंट के फेफड़ों का एक हिस्सा स्कैर हो जाता है, स्कैरिंग हो जाती है उसमें, और फिर ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, या ये कंडीशन पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6, brucellosis caused by option A by the rats, goats, sheep, horse। ब्रुसेलोसिस डिजीज किसके द्वारा होती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, गॉड्स के द्वारा बकरियों के कांटेक्ट में आने के कारण ब्रुसेलोसिस डिजीज होती है। ब्रुसेलोसिस इज अ इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ब्रुसेलोसिस डिजीज बेसिकली बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, और जो पर्सन गॉड्स के कांटेक्ट में या इनसे बने प्रोडक्ट से कांटेक्ट में रहते हैं उनमें यह अक्सर देखा जाता है। People can get disease when they are in contact with infected animals or animal products contaminated with this bacteria. Question number 7, important one. Maximum dose of atropine can be given. एट्रोपिन एमरजेंसी में इस्तेमाल की जाने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। आपको बताना है कि हम एट्रोपिन की मैक्सिमम डोज कितनी दे सकते हैं, 1 mg, 3 mg, 5 mg या फिर 10 mg। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। हम मैक्सिमम 3 mg डोज दे सकते हैं, अप टू 3 mg एट्रोपिन कैन बी गिवन। आइए एट्रोपिन के बारे में जान लें। एट्रोपिन इज अ ट्रोपेन एल्केलॉइड एंड एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन used to treat certain type of nerve agent and pesticide poisoning, as well as some type of slow heart rate and decreased saliva product during surgery। एट्रोपिन का इस्तेमाल कई प्रकार की कंडीशंस में हम करते हैं, जिनमें सबसे पहले हम देखें कि ये एक नर्व एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स हैं उसकी पॉइजनिंग होने पर, जैसे मान लीजिए कोई किसान खेतों में दवा छिड़काव कर रहा था, पेस्टिसाइड छिड़क रहा था और अचानक से उससे उसकी पॉइजनिंग हो गई, तो इस सिचुएशन में हम एट्रोपिन देते हैं। हम कह सकते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होने पर एट्रोपिन को एज अ एंटीडोट दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन क्रिटिकल कंडीशन में है और उसकी हार्ट रेट लगातार कम होती जा रही है, तो उसे हम एट्रोपिन देकर उसकी हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सर्जरी से पहले भी हम एट्रोपिन देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी के जितने भी सिक्रीशंस हैं वो कम से कम हो और पेशेंट में एस्पायरेशन का रिस्क कम हो सके। सो एट्रोपिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए ओनली। It is typically given intravenously by injection into the muscles। इसे आप इंट्रावीनसली आईवी दे सकते हैं और आईएम भी दे सकते हैं। आई ड्रॉप्स आर ऑल्सो अवेलेबल विच आर यूज टू ट्रीट यूवाइटिस एंड अर्ली एम्बाइलोपिया। अगर किसी पेशेंट को यूवाइटिस या एम्बाइलोपिया नामक आई डिजीजेज हैं तो उसमें आप आई ड्रॉप्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which laboratory test provides the most specific information about cardiac damage?
आपको बताना है कि कार्डियक डैमेज होने पर किसके द्वारा हम इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर सकते हैं, ALT, CKMB, LDH, AST। The right answer is option B। हम CKMB के द्वारा, क्रिएटिनिन काइनेज MB के द्वारा हार्ट अटैक है या नहीं, मायोकार्डियल डैमेज है या नहीं, इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। आपको बताना है कि हॉस्पिटल में रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ऑप्शन ए, हेल्प्स इन कलेक्टिंग डाटा, ये डाटा कलेक्शन करने में काम आता है। ऑप्शन बी, टूल और मीडियम फॉर हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी, लीगल डॉक्यूमेंट्स, हम किसी कानूनी मुद्दे पर अगर फंस जाएं तो वहाँ पर हमारी प्रोटेक्शन के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, एज अ लीगल डॉक्यूमेंट इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स का इस्तेमाल हम इन सभी पर्पस से कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्फेजिया मीन्स, डिस्फेजिया क्या है इसके बारे में आपको बताना है। एब्सेंस ऑफ स्वेलविंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन स्पीच, डिक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट। डिस्फेजिया शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर कोई पर्सन फूड सब्सटेंस को स्वेलो नहीं कर पा रहा है, खाना निगल नहीं पा रहा है, तो ये कंडीशन डिस्फेजिया कहलाती है। आइए इससे संबंधित कुछ टर्म्स को डिस्कस करें। डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्वेलविंग या पेनफुल स्वेलविंग। डिस्पेप्सिया का मतलब होता है इनडाइजेशन, यानी खाने का प्रॉपर पच नहीं पाना, डाइजेस्ट नहीं हो पाना। डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने में प्रॉब्लम। और डिस्पनिया का मतलब होता है सांस लेने में प्रॉब्लम, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 11, in acute myocardial infarction which enzyme raised first। acute MI में कौन सा एंजाइम सबसे पहले बढ़ता है। CPKMB, ट्रोपोनिन T, SGPT, SGOT। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस में से अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो उसके ब्लड में सबसे पहले ट्रोपोनिन T का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स को जान लेते हैं जो कि हार्ट अटैक आने पर इसके डायग्नोसिस के लिए इवेल्युएट किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियक ट्रोपोनिन, या जिसे आप ट्रॉप टी के नाम से भी जानते हैं। इसका लेवल जो है हार्ट अटैक आने के बाद शुरुआती 3 से 6 घंटों में बढ़ता है। इट इज़ एन एक्यूरेट और मोस्ट सेंसिटिव मार्कर फॉर डिटेक्टिंग MI। याद रखिएगा, ट्रोपोनिन टी जो है ये मोस्ट सेंसिटिव मार्कर माना जाता है। ट्रोपोनिन टी जो है मोस्ट सेंसिटिव मार्कर माना जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रोपोनिन आई की। ट्रोपोनिन जो प्रोटीन है
हार्ट की मसल्स में पाया जाता है ये दो प्रकार का होता है। पहले हमने पढ़ा था ट्रोपोनिन टी के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं ट्रोपोनिन आई के बारे में। लेवल राइजेज विद इन 7 आवर्स आफ्टर एमआई। ट्रोपोनिन आई का लेवल हार्ट अटैक आने के शुरुआती 7 घंटों के अंदर अंदर बढ़ जाता है और इसे हम मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर ऑफ एमआई के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हार्ट अटैक में मोस्ट सेंसिटिव मार्कर कौन सा है तो आप बताएंगे ट्रॉप टी, और अगर मोस्ट स्पेसिफिक अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे ट्रॉप आई। ट्रोपोनिन आई को हम मोस्ट स्पेसिफिक इसलिए मानते हैं क्योंकि ये जो कार्डियक मार्कर है ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट की मायोकार्डियल मसल्स में पाया जाता है, जबकि ट्रोपोनिन टी जो है हार्ट मसल्स के अलावा बॉडी के और दूसरे एरियाज में भी पाया जाता है। अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ मिलता है तो हो सकता है कि हार्ट के अलावा उन दूसरे बॉडी पार्ट्स में डैमेज हो रहा हो, इसलिए हम इसे ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं मानते। होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रेटिनिन काइनेज सीके की। क्रेटिनिन काइनेज का लेवल इंजरी होने के 3 घंटे में बढ़ जाता है और 24 घंटे के अंदर वापस नॉर्मल हो जाता है। क्रेटिनिन काइनेज का लेवल हार्ट अटैक आने के 3 घंटों में बढ़ने लगता है और 24 घंटे बाद ये बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं CKMB आइसो एंजाइम की। CKMB लेवल राइजेज विद इन 4 to 6 आवर्स स्पेसिफिकली ऑफ मायोकार्डियल डैमेज। क्रेटिनिन काइनेज MB आइसो एंजाइम का लेवल हार्ट अटैक आने के 4 से 6 घंटे के अंदर बढ़ता है। नेक्स्ट मायोग्लोबिन इंपॉर्टेंट। लेवल राइजेज विद इन 1 to 3 आवर्स आफ्टर MI। इट इज़ एन अर्ली मार्कर ऑफ MI। इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा भी गया है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले हार्ट अटैक आने के बाद सबसे पहले किस एंजाइम का लेवल ब्लड में बढ़ता है तो आप बताएंगे मायोग्लोबिन। इट इज़ अ अर्ली मार्कर और फर्स्ट मार्कर दैट विल फाइंड इंक्रीज्ड इन केस ऑफ MI। ये शुरुआती 1 से 3 घंटों के अंदर बढ़ जाता है। इसके अलावा जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, CRP प्रोटीन है, उसका भी लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट कॉमन साइट फॉर सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन। इंपॉर्टेंट, सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन के लिए कौन सी साइट सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल की जाती है? इंटरनल जुगुलर वेन, फीमोरल वेन, बाईरेडियल वेन, रेडियल वेन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सेंट्रल लाइन लगाने के लिए सबसे ज़्यादा इंटरनल जुगुलर वेन का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनल जुगुलर वेन, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, कार्मिनेटिव एनीमा इज। आपको बताना है कि कार्मिनेटिव एनीमा क्या है। ऑप्शन ए एनीमा गिवन टू रिलीज फ्लैटस। इस एनीमा का इस्तेमाल गैस रिलीज करवाने, फ्लैटस को पास करवाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी गिवन टू डिस्ट्रॉय इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इससे पहले हमने पढ़ा था कि ऐसे एनीमा जो कि इंटेस्टाइन में मौजूद पैरासाइट्स को किल करने में के लिए दिए जाते हैं उन्हें हम एंटी हेलमिंथिक एनीमा के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा, ऐसे एनीमा जो कि फ्लैटस को रिलीज करवाते हैं, गैस पास करवाते हैं, वो एनीमा कार्मिनेटिव एनीमा कहलाते हैं। कई पेशेंट में
गैसेस एक्यूमुलेशन के कारण एब्डोमिनल डिस्टेंडेड रहता है। इनमें गैस को रिलीज करवाने के लिए, फ्लैटस को पास करवाने के लिए कार्मिनेटिव एनिमा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है इसे। थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ हॉट एप्लीकेशन इंक्लूड। अगर किसी पेशेंट को आप हॉट एप्लीकेशन दे रहे हैं तो इसका क्या इफेक्ट या थेराप्यूटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्यों हॉट एप्लीकेशन दी जाती है। ऑप्शन ए, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है। ऑप्शन बी, ये लिम्फ फ्लो को बढ़ा देगी। ऑप्शन सी, ये लिम्फ फ्लो को डिक्रीज कर देगी। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर आप किसी पेशेंट को हॉट एप्लीकेशन देते हैं, बॉडी के किसी पार्ट पर हॉट एप्लीकेशन, हॉट सब्सटेंस टच करते हैं तो वहाँ पर मौजूद ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट हो जाएंगी और डायलेशन के कारण जो ब्लड फ्लो है वो तेज़ी से होगा। अगर ये लिम्फ एरिया में दिया जा रहा है तो लिम्फेटिक फ्लो बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं हॉट एप्लीकेशन की वजह से ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, लिम्फ का फ्लो बढ़ेगा और वेसल्स जो हैं वो डायलेट होंगी। इसके ऑपोजिट यदि आप किसी पेशेंट को कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं तो वहाँ पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखा जाता है, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं वो पतली हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 15 कार्डिनल मूवमेंट अकर्स बिफोर एक्सपल्शन। लेबर प्रोसेस के दौरान बच्चे की डिलीवरी से पहले कौन सी कार्डिनल मूवमेंट देखी जाती है। एंगेजमेंट, क्राउनिंग, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The right answer is option D. External rotation is seen before the expulsion. आइए इन सभी कार्डिनल मूवमेंट्स को क्विकली रिवाइज करें, इंपॉर्टेंट है। स्टेजेस ऑफ लेबर, मूवमेंट ऑफ लेबर, मैकेनिज्म ऑफ लेबर। इसे आप मैकेनिज्म ऑफ लेबर के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहली जो मूवमेंट आती है उसे हम एंगेजमेंट के नाम से जानते हैं। The greatest transverse diameter of fetal head, the biparietal diameter, is at or has passed the pelvic inlet. जब बच्चे के हेड का सबसे चौड़ा भाग यानी बाईपैराइटल डायमीटर पेल्विक इनलेट पर हो या इसे पास कर जाए तो ये कंडीशन एंगेजमेंट कहलाती है। याद रखिएगा, बाईपैराइटल डायमीटर का जो साइज है वो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है और ये होता है 9.4 या 9.5 सेंटीमीटर्स। इसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट होती है डिसेंट। अब बच्चा एंगेजमेंट के बाद धीरे धीरे वेजाइनल आउटलेट से बाहर आने के लिए वेजाइनल कैनाल में नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, डिसेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट आती है फ्लेक्शन। इस मूवमेंट में बच्चे का जो हेड है वो नीचे की तरफ झुकता है यानी फ्लेक्स्ड होता है, चेस्ट की तरफ मुड़ता है। इसके बाद बच्चे में इंटरनल रोटेशन देखा जाता है, यानी बच्चे की जो बॉडी है, बच्चे का जो हेड पार्ट है वो अंदर 1/8 सर्किल में मूव करता है, घूमता है। इसके बाद जो मूवमेंट आती है, इंटरनल रोटेशन के बाद जो मूवमेंट आती है उसे हम क्राउनिंग के नाम से जानते हैं। और क्राउनिंग का मतलब होता है बाहर से देखने पर वल्वल आउटलेट में बच्चे का सर विजुअलाइज हो जाए तो ये कंडीशन क्राउनिंग कहलाती है। आफ्टर कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स, मैक्सिमम डायमीटर स्ट्रेच ऑफ वल्वल आउटलेट विदाउट रिसेशन ऑफ हेड इवन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन इज ओवर। जब फुली सर्विक्स डायलेटेड है
और बच्चे का जो हेड है वल्वल आउटलेट पर विजुअलाइज हो रहा है बाहर से, तो ये कंडीशन क्राउनिंग कहलाती है। और याद रखिएगा कि जो क्राउनिंग है वो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में आती है। ये क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा भी गया है कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर में जो क्राउनिंग स्टेज है वो लेबर की किस स्टेज में होती है, तो आप बताएंगे लेबर की सेकंड स्टेज में क्राउनिंग देखी जाती है। क्राउनिंग के बाद एक्सटेंशन मूवमेंट होती है, यानी बच्चे का सर जो फ्लेक्स्ड था वो अब ऊपर की तरफ नॉर्मल हो रहा है, यानी एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंशन मूवमेंट हो रही है। इसके बाद एक्सटेंशन के बाद आता है रेस्टिट्यूशन, द रीअलाइनमेंट ऑफ फीटल हेड विद द बॉडी आफ्टर द हेड कम्स आउट। एक्सटेंशन जब हो रहा होता है तो उसके बाद रेस्टिट्यूशन की फेज होती है जिसमें बॉडी का रीअलाइनमेंट होता है और इस जगह पर हल्का सा पॉज देखा जाता है और इसके बाद की मूवमेंट कहलाती है एक्सटर्नल रोटेशन। इसके बाद फीटस का जो एक्सटर्नल पार्ट है वो रोटेट होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रोटेशन। एंड फाइनली एक्सपल्शन ऑफ ट्रंक, अब बच्चे का जो ट्रंक वाला हिस्सा है, चेस्ट वाला पार्ट है, उसे बाहर कंप्लीटली निकाल लिया जाता है। इसे हम एक्सपल्शन ऑफ ट्रंक के नाम से जानते हैं। लेबर को हम टोटल 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं, ट्रू लेबर पेन से शुरू होता है और फर्स्ट स्टेज सर्विक्स के फुल्ली डायलेशन यानी 10 सेंटीमीटर डायलेट होने पर खत्म हो जाता है। जैसे ही सर्विक्स कंप्लीट डायलेट होता है लेबर की सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है और ये बच्चे के डिलीवर होते ही टर्मिनेट होती है, खत्म हो जाती है। इसके बाद थर्ड स्टेज के अंदर प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जर्वेबल टिप ऑफ द आइसबर्ग ऑफ डिजीज रिप्रेजेंट। आपको बताना है कि आइसबर्ग फिनोमिना के अनुसार जो आइसबर्ग की टिप होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। ये आइसबर्ग का जो टॉप पार्ट आप बाहर से देख पा रहे हैं जिसे मैंने डार्क कलर से बनाया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए क्लिनिकल रिकॉग्नाइजेबल केसेस, ऑप्शन बी अननोन केसेस, ऑप्शन सी हिडन केसेस या फिर ऑप्शन डी प्रिवेंटिव केसेस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा आइसबर्ग फिनोमिना के अनुसार आइसबर्ग का वह पार्ट जो आप बाहर से देख पा रहे हैं वो सभी क्लिनिकली रिकॉग्नाइजेबल केसेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये वो केसेस हैं जो कि कम्युनिटी में डिजीज़ के आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इसके अलावा इस डिजीज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा कम्युनिटी में छुपा हुआ है जिसे हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाए हैं। ये इसका सबमर्ज्ड पोर्शन शो करेगा। इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कॉप्लिक स्पॉट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन। कॉप्लिक स्पॉट्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ओरल म्यूकोसा पर, नेक पर, स्किन पर या फिर चेस्ट पर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। कॉप्लिक स्पॉट्स जो हैं ओरल म्यूकोसा पर पाए जाते हैं। Coplic spots are the peculiar spots present on buccal mucosa and are considered as a diagnostic pathognomonic feature of measles or rubella in pre-eruptive stage. Coplic spots जो हैं मीजल्स डिजीज़ में पाए जाते हैं। मीजल्स डिजीज़ को आप रूबियोला के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा जो कि रीसेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉप्लिक स्पॉट्स मीजल्स डिजीज की कौन सी स्टेज में पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे प्री इरप्टिव स्टेज में। कॉप्लिक स्पॉट्स आपके माउथ के अंदर बक्कल म्यूकोसा पर पाए जाने वाले पेक्यूलर स्पॉट्स होते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
The term Koplik sports derives its name from the Dr. Henry Koplik, of New York, first described them in 1896. जो कॉप्लिक स्पोर्ट्स टर्म है वो इसके खोजकर्ता डॉक्टर हेनरी कॉप्लिक के नाम पर रखी गई है। डॉक्टर हेनरी कॉप्लिक ने 1896 में 1896 में इसे आइडेंटिफाई किया था और ये न्यूयॉर्क के थे। क्वेश्चन नंबर 19। A client with diagnosis of passive aggressive personality disorder is seen at the local mental health clinic. A common characteristic of person with passive aggressive personality disorder is एक पेशेंट जो कि पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफरिंग है उसे किसी लोकल मेंटल हेल्थ क्लिनिक में चेक किया गया था। इस तरह के पेशेंट में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या देखने को मिलती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सुपीरियर इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी अंडरलाइंग हॉस्टिलिटी, ऑप्शन सी डिपेंडेंस ऑन अदर्स, ऑप्शन डी एबिलिटी टू शेयर फीलिंग्स। इन चारों में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग आप पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट में कॉमनली देखेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इस पेशेंट में अंडरलाइंग हॉस्टिलिटी वाली फाइंडिंग कॉमनली देखने को मिलती है। आइए इसके बारे में और जान लें। द क्लाइंट विथ पैसिव एग्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर often has underlying hostility that is exhibited as acting out behavior. पैसिव एग्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट में अंडरलाइंग हॉस्टिलिटी पाई जाती है जो कि उसके बिहेवियर में अक्सर देखने को मिलती है। इसके अलावा ऑप्शन ए, सी और डी में बताए ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। Although these individuals might have high IQ, it cannot be said that they have superior intelligence. इस प्रकार के लोगों का IQ हाई हो सकता है लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये सुपीरियर इंटेलिजेंस वाले हमेशा होंगे। They also do not necessary to have dependence on others or inability to share feelings. ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि वो हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं या फिर अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते। सो ऑप्शन बी वॉज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हीट लॉस मैकेनिज्म फ्रॉम द बॉडी? इन चारों में से आपको उसे सेलेक्ट करना है जो कि बॉडी का हीट लॉस मैकेनिज्म नहीं है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवोपरेशन या फिर इरेडिएशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज इरेडिएशन। आइए इसके बारे में और जान लें। All the given option except D are the heat loss mechanisms from the body. Irradiation is not a mechanism. Radiation means possible of heat loss. Irradiation means irradiation is a process by which an object is exposed to radiation. आइए इस पूरी बात को समझते हैं। देखिए, इरेडिएशन शब्द का मतलब होता है कि किसी सब्सटेंस को रेडिएशन एक्सपोजर में लेकर आना या किसी सोर्स पर रेडिएशन करवाना। मान लीजिए ये रेडिएशन सोर्स है और आपने किसी पर्सन को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया तो इस रेडिएशन सोर्स के सामने आप पेशेंट को लेकर आए हैं तो ये प्रोसेस इरेडिएशन कहलाता है। होपफुली दिस इज क्लियर। इसके अलावा कंडक्शन शब्द का मतलब होता है जब कोई दो
सब्सटेंस एक दूसरे के पास इस प्रकार से रखे हों कि ये एक दूसरे को टच कर रहे हों, तो इनकी हीट का आपस में एक्सचेंज होता है। ये हीट लॉस का एक मैकेनिज्म है। इसके अलावा कन्वेक्शन शब्द का मतलब होता है एयर करंट के कारण हीट लॉस का होना। हमारी बॉडी से जब ठंडी हवा हमें छूकर गुजरती है, तो इस ठंडी हवा की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है। सर्दी का मौसम है, आप सभी जानते हैं, आप बहुत ही गर्म कपड़े पहनकर होपफुली बैठे भी होंगे। आप अपने आप को इस सिचुएशन में ठंडी हवा से प्रिवेंट करते हैं, इस ठंडी हवा को अपनी बॉडी से टच होकर गुजरने से रोकते हैं। क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है ये ठंडी हवा जब आपकी बॉडी से टच होकर निकलेगी तो आपकी बॉडी की जो गर्मी है उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी, बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, बॉडी की हीट का लॉस होगा। तो बॉडी की हीट का ये मेथड कन्वेक्शन लॉस ऑफ मेथड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आप पानी को गर्म करते हैं और गर्म करने पर पानी भाप बनता है, वेपर बनता है। ये हीट लॉस का मैकेनिज्म इवेपोरेशन कहलाता है। होपफुली अब ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशनल लीडर्स? आपको बताना है कि जो ट्रांजैक्शनल लीडर्स होते हैं उनके क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऑप्शन ए गाइडिंग, मेंटरिंग, मोटिवेटिंग। ऑप्शन बी गाइडिंग, कमांडिंग, मोटिवेटिंग। ऑप्शन सी गाइडिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग, मोटिवेटिंग। ऑप्शन डी गाइडिंग, मेंटरिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग। इन चारों ऑप्शंस में से आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कि ट्रांजैक्शनल लीडर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता हो। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ट्रांजैक्शनल लीडर्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं गाइडिंग, मेंटरिंग एंड मोटिवेटिंग। ये हमेशा दूसरों को गाइड करते हैं बिकॉज दे आर द लीडर्स। ये दूसरों को हमेशा एज अ मेंटर सर्व करते हैं, दूसरों के लिए ये गुरु की तरह होते हैं और हमेशा ये अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करते हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट की फैक्टर्स, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजैक्शनल लीडर्स। आइए ट्रांजैक्शनल लीडर्स के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लें। अपकमिंग एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। A transactional leader is someone who values order and structure. Transactional leaders वह leaders होते हैं जो कि किसी निश्चित ऑर्डर यानी क्रम और एक स्ट्रक्चर को महत्व देते हैं। ऑर्डर और स्ट्रक्चर्स को हमेशा ये वैल्यू देने वाले होते हैं। दे आर लाइकली टू कमांड military operations, manage large corporations, or lead international projects that require rules and regulations to complete objectives on time or move people and supplies in a organized way. ट्रांजैक्शनल लीडर्स ज़्यादातर मिलिट्री ऑपरेशंस में देखे जाते हैं। ये बड़े कॉरपोरेशंस के जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें एज अ लीडर की तरह काम करते हैं। ये अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है उसे समय पर और एक निश्चित रफ्तार से पूरा कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सभी लोगों और सप्लाईज को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कैरिड आउट करते हैं। ट्रांजैक्शनल लीडर्स आर नॉट अ गुड फिट फॉर प्लेसेस वेयर क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडियाज आर वैल्यूड। याद रखिएगा कि जो ट्रांजैक्शनल लीडर्स होते हैं वो उन जगहों के लिए नहीं उपयोगी माने जाते जहां पर क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडियाज इस्तेमाल किए जाते हों। होपफुली अब आप समझ गए होंगे कि ट्रांजैक्शनल लीडर्स क्या होते हैं, क्या इनकी क्वालिटीज़ होते हैं और किस प्रकार के कामों में इन्हें लगाया जाता है।
फ्रेंड्स, अगर आपको आज के ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी प्रिपरेशन के लिए इसी तरह की वीडियोस रेगुलरली हम अपलोड करते रहते हैं। और वीडियो पूरा देखने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स लाइक फेसबुक, यूट्यूब एंड टेलीग्राम आदि प्लेटफॉर्म पर इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 22। ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इन बोथ प्रीमी ग्रेविडा एंड मल्टी ग्रेविडा। प्रीमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा वुमेन में लेबर की जो थर्ड स्टेज है उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? 60 मिनट्स की, 45 मिनट्स की, 30 मिनट्स की या 15 मिनट्स की? याद रखिएगा, लेबर की थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है और प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होता है। इसको कितना समय लगता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चाहे प्रीमी ग्रेविडा हो यानी फर्स्ट टाइम ग्रेविड मदर हो या फिर मल्टी ग्रेविडा हो, इन दोनों ही सिचुएशन में थर्ड स्टेज ऑफ लेबर 30 मिनट्स अप्रॉक्स होती है। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 is a protrusion of an organ, tissue or structure through the walls of the cavity in which normally contained। हमारी बॉडी कैविटी में कोई ऑर्गन सिचुएटेड है और किसी वजह से अचानक वो उस जगह से बाहर की तरफ निकल जाए, प्रोट्यूड हो जाए, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? हर्निया, लंप, फिस्टुला या फिर सिस्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, प्रोट्रूशन ऑफ एन ऑर्गन कॉल्ड एज हर्निया। हमारे बॉडी का, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है और ये इंटेस्टाइन हमारी नॉर्मली यहाँ पर सिचुएटेड है। किसी वजह से हमारी एब्डोमिनल कैविटी की ये लेयर इस जगह से वीक है और अचानक से कोई तेज प्रेशर पड़ता है एब्डोमेन में, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर हाई होता है, तो इंटेस्टाइन अचानक से ये बाहर निकल जाती है, उभरी हुई दिखाई देने लगती है, तो ये कंडीशन हर्निया कहलाती है। इसके अलावा लंप शब्द का मतलब होता है हिंदी में एक तरह से गांठ बोल सकते हैं आप इसे, मास बोल सकते हैं, टिश्यू का मास बोल सकते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर आपको जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तब आपको गांठ फील होती है, लंप फील होता है। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन में बताया गया है फिस्टुला। फिस्टुला का मतलब होता है किसी नॉर्मली बॉडी ऑर्गन के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन का बन जाना, किसी बॉडी की दो स्ट्रक्चर्स के बीच एबनॉर्मल कनेक्शन का बन जाना, इसे हम फिस्टुला के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, इसमें ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, सिस्ट। सिस्ट का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया में मेम्ब्रेन के नीचे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, जिससे वो सतह उभरी हुई दिखाई दे, सिस्ट कहलाती है। हिंदी में आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर बॉडी के अंदर फफोला हो जाए तो ये सिस्ट कहलाती है। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स लिक्विड नोन एज द सिस्ट। Question number 24. After thyroid surgery, the patient shows carpopedal spasm. This sign indicates। थायराइड सर्जरी के बाद, थायराइडेक्टोमी के बाद पेशेंट में कार्पोपीडल स्पाज्म डेवलप हो रहे हैं, तो ये किससे बताता है? सीवियर पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग को, वेरी लो थायराइड हार्मोन लेवल को, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म टिटैनी को, या फिर हाइपोकैल्सीमिक टिटैनी को? पेशेंट में आपने थायराइडेक्टोमी किया है, थायराइड की सर्जरी की है, थायराइड को रिमूव किया है,
इसके बाद पेशेंट की बॉडी में स्पाज्म आ रहे हैं, कार्पोपीडल स्पाज्म आ रहे हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आपको ये बॉडी में हो रही कैल्शियम की कमी के कारण देखने को मिलेगा। हाइपोकैल्सीमिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉज। Evidence of hypocalcemia resulting from unrecognized removal of parathyroid gland during thyroidectomy excision the thyroid gland must also be assessed. Hypocalcemia causes tetany and tetany show carpopedal spasm or it is also called as Trousseau sign. देखिए इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये आप किसी पेशेंट की मान लीजिए थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड के पोल्स पर आपको पैराथायरॉइड ग्लैंड पाई जाती है। आपने सर्जरी के द्वारा इस थायराइड ग्लैंड को रिमूव किया और गलती से थायराइड ग्लैंड के साथ साथ आपने पैराथायरॉइड ग्लैंड को भी रिमूव कर दिया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारी बॉडी में पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन की कमी हो जाएगी और इस हार्मोन का काम है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। अगर ये पैराथॉर्मोन हार्मोन नहीं होगा तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल भी कम होने लगेगा और कैल्शियम का लेवल कम होने के कारण पेशेंट की बॉडी में स्पाज्म आएंगे, टिटैनी होगी यानी मसल्स अकड़ने लगेंगे, ट्रोसेसु साइन आएंगे, चॉस्टिक साइन आएंगे। तो यहाँ पर ये रीज़न माना जाएगा कि पेशेंट में थायराइड की सर्जरी करते समय, थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते समय पैराथायरॉइड ग्लैंड भी गलती से निकाल दी गई है, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन की कमी हो गई है। और इस हार्मोन का काम होता है कि ब्लड में जब कैल्शियम की कमी हो तब बोन से कैल्शियम निकाल कर ब्लड में लाना, ताकि ब्लड की ज़रूरत पूरी होती रहे। अब ये ग्लैंड ही नहीं है तो हार्मोन भी नहीं है, तो इस वजह से पेशेंट की बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है और इसी वजह से पेशेंट को कार्पोपीडल स्पाज्म डेवलप हो रहे हैं और इस कार्पोपीडल स्पाज्म को आप ट्रोसेसु साइन के नाम से जानते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25, फ्लश इज डिफाइंड एज अ। फ्लश का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये आपको बताना है। सडन रेडनेस ऑफ स्किन, अचानक से स्किन का लाल हो जाना। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्किन का नीला पड़ जाना। पेल स्किन या फिर इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर किसी क्लाइंट में स्किन अचानक से लाल हो जाती है, दिस इज कॉल्ड फ्लश। अक्सर आपको ये मेनोपॉज के समय वुमेन में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए इसे बताता है। अगर किसी पर्सन की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस कमी के कारण स्किन का ब्लूइश डिस्कलर हो जाना साइनोसिस कहलाता है। और पेल स्किन का मतलब है बेरंग त्वचा, यानी पेशेंट में जो स्किन है वो डल हो गई है। क्वेश्चन नंबर 26, Kussmaul's breathing is a deep and labored breathing pattern often associated with। आपको बताना है कि जो कोस्मोल ब्रीथिंग है जिसमें पेशेंट गहरी गहरी सांसें लेता है और बहुत ज़्यादा ताकत लगाकर सांस लेने की कोशिश करता है, इस प्रकार का ब्रीथिंग पैटर्न किस कंडीशन में देखा जाता है। ऑप्शन ए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हेपेटाइटिस, हिपैटोमेगाली या फिर एक्यूट रीनल फेलियर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कंडीशन में कोस्मोल रेस्पिरेशन देखा जाता है और इस कंडीशन में पेशेंट को सांस लेने के लिए, ब्रीथ लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन प्रीमी ग्रेविडा। ऐसी वुमेन जो कि पहली बार बच्चे को जन्म दे रही है, उस वुमेन में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की कितनी अवधि होती है? 12 घंटे, 6 घंटे, 15 घंटे या 10 घंटे? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इन ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन ए यानी 12 घंटे को सही माना जाएगा। आइए इसके बारे में और जान लें। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज इनटू प्रीमी ग्रेविडा इज 12 आवर्स एंड 6 आवर्स इनटू मल्टी ग्रेविडा। याद रखिएगा, प्रीमी ग्रेविडा में जो लेबर की फर्स्ट स्टेज है, इसका समय 12 घंटे का होता है, और जो फर्स्ट स्टेज है वो ट्रू लेबर पेन से शुरू होकर सर्विक्स के फुल डायलेशन तक रहती है। सर्विक्स का फुल डायलेशन 10 सेंटीमीटर होने को कहा जाता है, माना जाता है। अब हम बात करते हैं लेबर की फर्स्ट स्टेज को आगे भी तीन स्टेजेस में बांटा जाता है। उनमें सबसे पहली है लेटेंट फेज, फिर आता है एक्टिव फेज और फाइनली ट्रांजिशनल फेज। आइए इनके बारे में भी जान लें शॉर्टली। लेटेंट फेज, प्रीमी ग्रेविडा 8 आवर्स, मल्टी ग्रेविडा 5 आवर्स। लेबर की फर्स्ट स्टेज की जो लेटेंट फेज है, ये प्रीमी ग्रेविडा में 8 घंटे की होती है और मल्टी पैरा में 5 घंटों की होती है। इसमें सर्विक्स का जो डायलेशन है 0 से 3 सेंटीमीटर्स होता है और सर्विक्स डायलेशन की जो रेट है वो 0.35 सेंटीमीटर पर आवर की दर से होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिव फेज। ये इस फेज की शुरुआत सर्विक्स के 3 सेंटीमीटर डायलेट होने से होती है और सर्विक्स का डायलेशन 1 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से प्रीमी ग्रेविडा में होता है, जबकि मल्टी पैरा में सर्विक्स 1.5 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से डायलेट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड की, जिसे हम ट्रांजिशनल फेज के नाम से जानते हैं, और इसमें सर्विक्स जो है 7 से 10 सेंटीमीटर डायलेट होता है, यानी मैक्सिमम डायलेशन यहीं पर देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मच कार्बोहाइड्रेट पर डे डज अ इन्फेंट रिक्वायर? किसी 1 साल से कम उम्र के बच्चे को कितना कार्बोहाइड्रेट पर डे चाहिए होता है? 45 ग्राम पर डे, 40 ग्राम्स पर डे, 35 ग्राम्स पर डे या 50 ग्राम्स पर डे? हाउ मच कार्बोहाइड्रेट पर डे अ इन्फेंट रिक्वायर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, एक दिन में 35 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है इन्फेंट को। क्वेश्चन नंबर 29, बिसाइड्स प्रोटेक्टिंग योर चाइल्ड अगेंस्ट डिजीज, व्हाट इज अनदर एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग? ब्रेस्ट फीडिंग करवाने का सबसे बड़ा फायदा है बच्चों में डिजीज डेवलप नहीं होता। इसके अलावा और कौन से फायदे हैं? सबसे पहला ऑप्शन, ब्रेस्ट मिल्क इजी टू डाइजेस्ट देन फॉर्मूला। फॉर्मूला फीडिंग की तुलना में ब्रेस्ट मिल्क इजीली डाइजेस्ट होता है। ऑप्शन बी, ब्रेस्ट मिल्क डज नॉट नीड टू बी प्रिपेयर। ब्रेस्ट मिल्क को तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑप्शन सी, ब्रेस्ट मिल्क इज़ फ्री एंड रेडीली अवेलेबल। ब्रेस्ट मिल्क फ्री होता है और ये पहले से तैयार होता है। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ब्रेस्ट फीडिंग का एडवांटेज बताना है आपको। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज ऑल ऑफ द अबव। ब्रेस्ट मिल्क डिजीज से प्रिवेंशन देता है, इजीली डाइजेस्ट होता है, इसे तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती और इकोनॉमिक भी है। ये सभी बेनिफिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अ प्रिंसिपल रिगार्डिंग ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ
प्राइमरी हेल्थ केयर इज। आपको यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल बताना है, प्राइमरी हेल्थ केयर का सिद्धांत बताना है। ऑप्शन ए होम विजिट, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी हेल्थ केयर ये किस सिद्धांत पर काम करता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है, यानी सभी को एक समान बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये इसका मुख्य सिद्धांत या प्रिंसिपल माना जाता है। प्राइमरी हेल्थ केयर के पिलर्स यदि आपसे पूछे जाएं या प्रिंसिपल्स आपसे यदि पूछे जाएं तो आप बताएंगे टोटल 4 प्रिंसिपल्स होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप CHO एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। याद रखिएगा, पिलर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर या प्रिंसिपल्स में सबसे पहले है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सभी को समान स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। उसके बाद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, सभी सुविधाओं को एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के द्वारा डिलीवर किया जाए जो सभी के लिए एक्सेप्ट कर पाना संभव हो। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ, इस तरह से इन्हें डिज़ाइन किए जाना चाहिए। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, आपस में गवर्नमेंट के 2 डिपार्टमेंट कोलैबोरेट करके इन सुविधाओं को डिलीवर कर सकें, इस प्रकार के प्लान को प्रिपेयर किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, वन आंगनवाड़ी वर्कर पोस्टेड ऑन पॉपुलेशन ऑफ। एक आंगनवाड़ी वर्कर कितनी आबादी पर अपॉइंट की जाती है? 1000, 100, 10,000 या 1 लाख? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एक आंगनवाड़ी वर्कर 1000 की आबादी पर अपॉइंट की जाती है और इनके अपॉइंटमेंट की शुरुआत ICDS द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, अ नर्स कैरिंग पेशेंट विच रिसीव TPN इन ICU, नर्स एक्शन शुड बी। एक पेशेंट जो कि ICU में एडमिट है और इसे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन यानी TPN थेरेपी चल रही है, एज अ नर्स आपके द्वारा कौन सा एक्शन लिया जाएगा? ऑप्शन ए, डिस्कार्ड द TPN बैग आफ्टर 24 आवर्स इवन सम फ्लूइड इन द बैग रिमेन्स। TPN बैग में 24 घंटे बाद अगर थोड़ा बहुत फ्लूइड बच भी जाता है तो आप इस पूरे बैग को डिस्कार्ड कर देंगे। कंटिन्यू स्टार्ट TPN, आप TPN को लगातार चालू रखेंगे। ऑप्शन सी, स्टॉप द TPN फॉर सम टाइम, आप TPN को कुछ समय बीच में रोक देंगे। या फिर ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी जो है उन पेशेंट्स को दी जाती है जो कि ओरली फूड सब्सटेंस नहीं ले पा रहे हैं। इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट और बॉडी रिक्वायरमेंट को इस टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी बैग के द्वारा फिल किया जाता है। इसे आप इंट्रावीनस रूट द्वारा देते हैं और हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि जब आपने एक बार TPN बैग को खोल दिया, स्टार्ट कर दिया, तो 24 आवर्स के अंदर इसे पूरा कर दिया जाए। लेकिन अगर किसी कारण से आप 24 घंटे में इस TPN फ्लूइड को पेशेंट को नहीं दे पाए तो आप 24 घंटे पूरे होते ही इस TPN बैग को डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा होने पर इसमें इन्फेक्शन के डेवलप होने के चांसेस रहते हैं और ये इन्फेक्शन अगर पेशेंट के बॉडी में गया तो पेशेंट को सेप्सिस हो सकता है और पेशेंट को कंडीशन को और ख़राब कर सकता है। तो हमेशा याद रखें, TPN बैग को आप 24 आवर्स के अंदर डिस्कार्ड कर देंगे
चाहे इसमें थोड़ा बहुत फ्लूइड बच भी जाए। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, एडिमा इज ड्यू टू ऑल एक्सेप्ट। दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड एक्सेप्ट। इसके आते ही सारे क्वेश्चन का मतलब बिल्कुल घूम जाता है। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है एडिमा इज ड्यू टू ऑल, एडिमा सभी की वजह से है, एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़कर। अब ऑप्शन ए कहता है इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑप्शन बी कहता है डिक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑप्शन सी कहता है रिड्यूस्ड ऑनकोटिक प्रेशर विद इन ब्लड वेसल्स, ऑप्शन डी कहता है इंक्रीज ब्लड वेसल वॉल परमिएबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, हमारी ब्लड वेसल के अंदर फ्लूइड पाया जाता है और इस फ्लूइड के कारण लगातार ब्लड वेसल पर एक प्रेशर जनरेट किया जाता है। इस प्रेशर को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। अगर किसी पेशेंट में ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो यहाँ से फ्लूइड जो है ये ब्लड वेसल्स के बाहर जाकर एक्यूमुलेट हो जाएगा और इसकी वजह से एडिमा डेवलप होगा। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है तो एडिमा होगी, लेकिन अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो गया तो एडिमा नहीं होगी। फ्लूइड जो है ब्लड वेसल के अंदर ही रहेगा, यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। अगर इसके अलावा ऑप्शन सी में हम बात करते हैं कि ऑनकोटिक प्रेशर का कम हो जाना। ऑनकोटिक प्रेशर क्या है? हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिसे आप एल्ब्यूमिन कह सकते हैं। एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है और इसका काम होता है ब्लड वेसल्स में मौजूद ब्लड को या फ्लूइड को ब्लड वेसल्स के अंदर बांध कर रखना। अगर किसी वजह से इस एल्ब्यूमिन की कमी हो जाए बॉडी में तो ये प्रेशर यहाँ से कम हो जाएगा, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। अब ये फ्लूइड ब्लड वेसल से बाहर की तरफ चले जाएंगे और यहाँ एक्यूमुलेट होने लगेंगे जिससे बॉडी में एडिमा डेवलप हो जाएगी। आपने एसाइटिस डिजीज का नाम सुना होगा। एसाइटिस डिजीज में पर्सन की बॉडी में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो जाती है जिससे पेशेंट के बॉडी का जो फ्लूइड है वो थर्ड स्टेज एब्डोमिनल कैविटी पेरिटोनियल कैविटी में शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण उसका पेट बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मली बाहर फूला हुआ दिखाई देता है। अगर ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी बढ़ गई है तो फ्लूइड बाहर की तरफ जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा और ये एडिमा कॉज करेगा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, आंसर इज एक्सप्लेन नेक्स्ट। What is the role of ASHA? The question is, what is the role of ASHA? To create awareness in the area, किसी विशेष एरिया में किसी पर्टिकुलर स्कीम को लेकर हेल्थ को रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना, बिल्कुल ये आशा का रोल होता है। काउंसलिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी रिलेटेड जानकारी देना, बच्चे के स्वास्थ्य, खुद के स्वास्थ्य के बारे में बताना, बिल्कुल ये इनका फंक्शन है, रोल है। एक्ट एज अ डिपोट होल्डर, बिल्कुल ये डिपोट होल्डर की तरह काम करती है। गवर्नमेंट सप्लाई से आने वाली काफ़ी सारी मेडिसिन आदि को ये अपने पास रखती है और आवश्यकता अनुसार लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी रोल आशा के हैं। आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये विलेज लेवल पर अपॉइंट की जाती हैं। Question number 35, which of the following organism is responsible for the development of rheumatic fever? इन चारों ऑप्शंस में से आप उस ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करें जो कि र्यूमेटिक फीवर का कॉज हो सकता है। ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्टेफाइलोकोकस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ग्रुप ए बीटा
हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन जब होता है पेशेंट में, तो पेशेंट के द्वारा सोर थ्रोट की कंप्लेन की जाती है। सोर थ्रोट के बाद पेशेंट को रूमेटिक फीवर डेवलप होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको आज के ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।